सलाम साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने 2 दशक तक करोड़ों लोगों को काम का अधिकार दिया, उनकी भूख मिटाई, उनकी गरिमा बचाई और उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जरिया दिया। हालांकि अब वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी बीवीजी रामजी कर दिया है। और सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि उसकी आत्मा, उसके दर्शन और उसकी गारंटी पर भी सवालिया निशाना लगा दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की। ये कहानी है 2 अक्षरों की, एमजी से बीवी की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की। ये सिर्फ अक्षरों का फेरबदल नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के रोजगार का सवाल है जिसके लिए रोजगार का एकमात्र माध्यम था मनरेगा। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह गांव ग्रामीण में रहने वाले लोगों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? वर्तमान सरकार ने इसका नाम क्यों बदला? सरकार का नाम बदलने के पीछे का क्या तर्क है और आखिर विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रही है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। तो कहानी शुरू होती है 2005 से। उस वक्त भारत की ग्रामीण तस्वीर क्या थी? एक तरफ आर्थिक उदारीकरण का चकाचौंध था तो दूसरी तरफ खेतों में बैठा किसान हाथ पसारे खड़ा था। बारिश न हुई तो खेती नहीं और जब खेती नहीं तो रोजगार नहीं। ये चक्रव्यूह था और इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक सपना लेकर आए जियाद्रेस और अर्थशास्त्रियों का एक समूह। उनका सपना सीधा था, ग्रामीण परिवारों के हर वयस्क सदस्य को साल में 100 दिन का रोजगार एक कानूनी अधिकार के तौर पर, यानी अगर काम नहीं दिया गया तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये हक ही था और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा। लेकिन फिर 2009 में इसके नाम के आगे जुड़ गए 2 शब्द, महात्मा गांधी यानी एमजी। तब की यूपीए सरकार ने ये किया। सवाल उठता है क्यों? क्या गांधी जी का नाम जोड़ने से योजना की रफ्तार बदल गई? शायद नहीं, लेकिन उस नाम के साथ जुड़ गया एक विचार, एक विरासत। गांधी जी का गांव, गांधी जी का विचार, गांधी जी की गरिमा। अब मनरेगा बन गया सिर्फ एक योजना नहीं, एक प्रतीक। और उस वक्त मनरेगा एक उम्मीद था लाखों लोगों के लिए जिनका जीवन ही इसी से चलता था। और इस उम्मीद ने 2 दशकों तक गांव में रहने वाले लोगों को सहारा दिया। आंकड़े कहते हैं कि साल 2020-21 में कोविड के उस भयानक दौर में जब सब कुछ थम गया था, तब मनरेगा ने रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। इसने महिलाओं को सशक्त किया। आज तकरीबन 57% काम महिलाएं करती है, कानूनी लक्ष्यों से कहीं ज्यादा। इसने गांव में तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, लेकिन साथ ही इसके नाम पर भ्रष्टाचार के काले धब्बे भी लगे। मजदूरी में देरी हुई तो भूतिया मजदूरी के नाम पर पैसा बटोरा गया। योजना एक कानूनी अधिकार था, लेकिन उस अधिकार की राह में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी हो गई। अब वर्तमान सरकार ने साल 2025 के संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधायक लेकर आई और विधायक में यह कहा गया कि अब मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी बीवीजी रामजी किया जाएगा। सुनने में तो जैसा कोई टेक्नो क्रेडिट कोड लगता है ना? इसमें से हटा दिया गया तो महात्मा गांधी का नाम और इसकी जगह बना ली विकसित भारत और राम ने। अब सवाल ये नहीं कि नाम बदला क्यों गया, सवाल ये है कि नाम बदलने के साथ साथ उस कानून की रीढ़ भी क्यों तोड़ दी गई। पहला बदलाव इसमें यह किया गया कि वित्त पोषण का पुराने मनरेगा में मजदूरी की लगभग पूरी लागत केंद्र सरकार देती थी। नए कानून में यह बदलाव किया गया कि अधिकांश राज्यों को अब 40% पैसा खुद जुटाना होगा। केंद्र सरकार सिर्फ 60% पैसा देगी, यानी अगर राज्य के पास पैसा नहीं तो गांव में काम भी नहीं। क्या यह ग्रामीण रोजगार की गारंटी है या फिर राज्यों की जेब पर पड़ने वाला एक नया टैक्स? पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों के लिए शर्तें अलग रखी गई। वहां केंद्र सरकार 90% खर्चा देगी, लेकिन बाकी भारत के गरीब राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उन पर यह अतिरिक्त बोझ क्यों? दूसरा बदलाव यह देखा गया कि इस योजना का नाम बदलने से रोजगार की गारंटी का सिद्धांत ही बदल गया। पहले यह मांग आधारित था, आप मांग करते आपको काम मिलता। अब यह बजट आधारित होगा। केंद्र सरकार पहले से तय कर देगी कि हर राज्य को कितने पैसे मिलेंगे। पैसे खत्म तो काम खत्म। भले ही गांव में भूखा व्यक्ति काम मांगने आए, लेकिन उसे काम नहीं मिलेगा। और ऊपर से कृषि के मौसम में राज्य सरकार इस योजना को 60 दिन के लिए रोक सकती है। मतलब साफ है कि जब बड़े किसानों को सस्ते मजदूर चाहिए तो भूमिहीन मजदूर बेरोजगार बैठे। क्या ये गरीब की गारंटी है या जमींदार की गारंटी? नए कानून में तीसरा बदलाव निगरानी और नियंत्रण का देखा गया है। नए प्रावधानों में AI, GPS ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक सिस्टम की बात हो रही है। सरकार भ्रष्टाचार
रोकने का दावा कर रही है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी अकेले भ्रष्टाचार रोक सकती है, या फिर ये सारी तकनीक एक और दीवार खड़ी कर देगी उस गरीब अनपढ़ मजदूर के और सरकार के बीच, जिसके पास स्मार्टफोन तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, योजना पर नियंत्रण अब पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में। कौन सा काम होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये तय करने का अधिकार अब दिल्ली बैठे अधिकारियों के पास होगा। वो ग्राम सभा कहाँ गई जिसे मनरेगा की आत्मा कहा जाता था? सरकार के पक्ष में तर्क है। वो कहती है कि 20 साल पुरानी योजनाओं को आधुनिक बनाना जरूरी था। वो विकसित भारत 2047 के सपने के साथ इसे जोड़ना चाहती है। वो कहती है कि टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आएगी। वो कहती है कि अब दीर्घकालिक परिसंपत्तियां बनेगी, सिंचाई परियोजनाएं, सड़कें आदि। इन तर्कों में दम है, लेकिन क्या ये दम उस गरीब मजदूर की जेब में रोटी डाल पाएगा जिसकी चिंताएं आज की है, कल की नहीं? विपक्ष और विशेषज्ञ चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वित्तीय बोझ का स्थानांतरण है। वो पूछते हैं कि जब पुराने कानून में ही सिर्फ 7% परिवार को पूरे 100 दिन काम मिल पाता था, तो नए कानून में 125 दिन का वादा कितना हास्यास्पद है। वो आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार उनकी विरासत को मिटाना चाहती है। और वो ये भी कहते हैं कि हिंदी में नाम रखकर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर एक सांस्कृतिक दबाव बनाया जा रहा है। ये बहस सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, ये बहस अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के खिलाफ याचिका दाखिल की, आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से धन रोका गया। ये वही पुराना राज्य केंद्र का झगड़ा है जिसकी कीमत हमेशा आम मजदूर चुकाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब आपसे एक सवाल है, कल्पना कीजिए कि एक गांव का एक मजदूर, उसका नाम रामू है। रामू के पास न तो कोई खेत, न कोई पुश्तैनी पेशा। उसकी पूंजी है तो बस उसकी मेहनत। पुराना कानून उसे कानूनी दस्तावेज देता था, एक जॉब कार्ड, एक वादा करता था 100 दिन का काम का। रामू को पता था अगर काम नहीं मिला तो वो अपने हक की मांग कर सकता है। उसके पास एक नैतिक बल था। अब नया कानून आता है, रामू का जॉब कार्ड अब बदल जाएगा। उस पर से महात्मा गांधी का नाम गायब हो जाएगा। उसे बताया जाएगा कि अब उसे 125 दिन का काम मिल सकता है, लेकिन साथ में एक शर्त, अगर उसके राज्य के पास पैसा होगा। और एक और शर्त, कृषि के मौसम में बेरोजगार बैठे। रामू की समझ में ये सब नहीं आएगा। उसे बस इतना पता चलेगा कि जिस काम पर उसकी जिंदगी निर्भर थी वो अब शर्तों के साथ, उसका वो कानूनी हक जो कमजोर सही पर था तो हक, वो अब एक योजना बन गया है जिस पर सरकार की मेहरबानी टिकी है। यही है इस पूरे विवाद की क्रूरता। ये अक्षरों का खेल नहीं है, ये रामू जैसे करोड़ों परिवार के अस्तित्व का सवाल है। सरकारें आती जाती रहेगी, नीतियां बदलती रहेगी, लेकिन क्या ये गरीब आदमी की गरिमा, उसके जीवन जीने के मूलभूत अधिकार राजनीतिक हथकंडों की भेंट चढ़ जाने चाहिए? आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या हमारी नजर में सिर्फ स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और डिजिटल इंडिया ही है? क्या वो गांव, वो खेत, वो मजदूर, वो विकसित भारत का हिस्सा नहीं? क्या उसका विकास, उसकी गरिमा, उसकी निश्चितता इस विकास यात्रा का ईंधन नहीं होना चाहिए? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ। वो सवाल जो हर नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए। और सरकार को ये सोचना चाहिए, जब हमने महात्मा गांधी का नाम हटाया तो क्या हमने उस सिद्धांत को भी हटा दिया जिस पर देश खड़ा है? अंतिम व्यक्ति की गरिमा, जब हमने गारंटी को मिशन बनाया तो क्या हमने गरीब के हक को सरकारी खजाने के खर्च में तब्दील कर दिया? इतिहास हमें एक सबक देता आया है, कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव यानी उसका सबसे गरीब नागरिक मजबूत न हो। मनरेगा चाहे उसके 1000 दोष रहे हो, वो उस मजबूती की एक कोशिश थी। आज उस कोशिश को नए नाम, नए नियमों में लपेटकर क्या हम उसे कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? आखिर में बस एक छोटी सी बात, कल्पना कीजिए आप टीवी पर ये रिपोर्ट देख रहे हैं और उसी वक्त देश के किसी गांव में रामू अपने टूटे हुए जॉब कार्ड को देख रहा है। उसकी आंखों में एक सवाल, शायद वही सवाल जो अब आपकी आंखों में है। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां हक की जगह मेहरबानी हो, या फिर एक ऐसा देश जहां रामू के चेहरे पर हक के मिलने का मुस्कान हो और उसको लगे कि यह मेरा अधिकार था? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। मैं मोहम्मद इरशाद।